नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर चल रही हलचल के ताज़ा अपडेट और जर्मनी में प्रवासियों के लिए शुरू होने वाले संकट पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। इजरायली बंधक शीरी बिबास के शव को नहीं लौटाने पर भड़के नेतन्याहू, हमास को कीमत चुकाने की दी धमकी। हमास ने जांच का दिया भरोसा। तेल अवीव में 3 बसों में सिलसिलेवार विस्फोट को पुलिस ने बताया आतंकी हमला। शांति की कोशिशों के बीच रूसी सेना का कीव सहित कई इलाकों में भीषण हमला, ऊर्जा संयंत्रों को भारी नुकसान। यूक्रेनी सेना ने 160 रूसी ड्रोन में से 87 को मार गिराने का किया दावा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति, कैलाश मानसरोवर यात्रा, हवाई कनेक्टिविटी पर हुई बातचीत। रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान यूक्रेन मुद्दे पर भी हुई चर्चा। तस्मान सागर में चीनी नौसेना ने फिर दिखाए तेवर। युद्धाभ्यास के दौरान ऑस्ट्रेलियाई विमानन कंपनियों को सावधान रहने का संदेश। कई विमानों के रूट बदले गए। ऑस्ट्रेलियाई सैन्य जहाज और विमान कई दिनों से चीनी युद्धपोतों पर रख रहे थे नजर। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने को लेकर रूस और अमेरिका के बीच बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का रुख कड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन पिछले 24 से 72 घंटे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और अमेरिकी दूत की यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की का रुख नरम पड़ा है। इस सब के बीच क्रेमलिन ने कहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात को लेकर जगह अभी तय नहीं हुई है। यह रिपोर्ट देखिए। यूं तो यूरोप के अलग अलग देशों के एक मंच यूरोपीय संघ में बंधकर लंबे समय से एक दिखने की कोशिश के बावजूद भारी बिखराव दिखाई देता रहा है। ब्रिटेन ईयू का हिस्सा नहीं है तो कई देश इसमें शामिल होने के बावजूद इसकी नीतियों से इतर अपनी राह खोजने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। इस बिखराव को रोकने में यूक्रेन जंग ने बड़ा मौका जरूर दिया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी के सहारे यूरोपीय युग के अंत पर एक तरह से मुहर लगा दी है। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए ज़ेलेंस्की और पूरे यूरोप को जिस तरह से दरकिनार कर रूस से बातचीत शुरू की, उससे पूरे यूरोपीय नेताओं में बेचैनी पाई जाती है। शायद यूरोपीय देशों ने इससे ज़्यादा कभी खुद को असहाय नहीं पाया होगा। म्यूनिख सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूरोप को खूब खरी खोटी सुनाई। वेंस ने साफ कहा कि नाटो ठीक ठाक काम करे, इसके लिए जरूरी है कि यूरोप में इस सैन्य दल के सदस्य देश भी अपना रक्षा बजट बढ़ाएं। अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा फंडिंग सोर्स है। वो बार बार मांग कर रहा है कि इसका खर्च सब मिलकर उठाएं। अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद कई यूरोपीय देश इससे कन्नी काट रहे हैं। यूरोप के सारे देश इसे सुरक्षा की गारंटी मानकर निश्चिंत रहते आए हैं। दरअसल नाटो के एक देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। इसी सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन भी इसमें शामिल होना चाहता है। ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन की यही कोशिश युद्ध की जड़ है। अब ट्रंप एकला चलो की राह पर चल पड़े हैं। जिस मुस्तैदी के साथ यूरोप ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा होता जा रहा है, ट्रंप के तेवर भी उसी तरह सख्त होते जा रहे हैं। गुरुवार को अमेरिका की ओर से ज़ेलेंस्की को दी गई धमकी के बाद उनका रुख नरम पड़ा है। कल तक यूक्रेन के बिना रूस के साथ वार्ता को खारिज करने वाले ज़ेलेंस्की अब ट्रंप के साथ सहयोग करने पर सहमत दिखाई दे रहे हैं। इस बीच क्रेमलिन ने कहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात को लेकर अब तक जगह तय नहीं हुई है। यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच सोमवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों
जबकि गुरुवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात से यूरोप को कितनी रियायत मिल सकती है। यूरोप बार बार कह रहा है कि युद्ध खत्म होने के बाद रूस से ये गारंटी ली जानी चाहिए कि आगे वो फिर किसी देश पर हमला नहीं करेगा। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर कुमार, ये जो बातचीत चल रही है अमेरिका और रूस के बीच में, इसमें अब कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं। अमेरिका के दूत ने ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की है और दोनों तरफ से ये बात आई है कि वो बातचीत भी सफल रही है। इस सब के बीच एक खुलासा हुआ है कि जब से अमेरिका में चुनाव चल रहे थे तभी से स्विट्ज़रलैंड में रूस और जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम थी उनकी काफ़ी गुप्त रूप से बातचीत भी हो रही थी। इस सब के बीच सवाल यह है कि अब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के जो कुछ हलचल चल रही है वो कहां तक पहुंची है। पहला सवाल यही है कि उसको आप किस तरह से देखते हैं। चंद्रशेखर जी नमस्कार। देखिए, रूस और जो अमेरिका के बीच में जो चल रही है बातें, वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है, क्योंकि उनसे जो मुख्य रिप्रेजेंटेटिव थे ट्रंप के, और जो रूस की तरफ से लावरो जो कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उधर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो एनएसए इत्यादि सब लोगों ने मुलाकात की रियाद में। इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। इसमें एक जो ग्राउंड वर्क था वो तैयार हुआ है कि आगे जो पीस कीपिंग का जो प्रक्रिया होगा, जो सीज फायर का प्रक्रिया होगा, और जो इश्यूज हैं उस पर किस ढंग से बात होगी एग्जैक्ट उसमें। लेकिन देखिए, सबसे जो बड़ी बात अभी यह है कि ये जो प्रक्रिया है इसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया, और नाटो जो कि पिछले 3 साल से नाटो यूक्रेन का साथ दे रहा था, अमेरिका के साथ था, उसको भी शामिल नहीं किया गया है। तो खलबली वहाँ पे मची हुई है। दूसरी बात यह है कि जो यूरोपियन एक्सपर्ट्स या यूरोपियन जो लीडर्स हैं अभी, चाहे वो मैक्रों की बात करूं या ओलफ सोल्स की बात करूं या स्टामर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, तो इन सबको लगता है कि यूरोप को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है, और अमेरिका यूक्रेन की कोई भी सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका यह भी बोल रहा है कि यूक्रेन को नाटो का मेंबरशिप नहीं दिया जाएगा, और इसके अलावा यह भी बोला जा रहा है कि जो कब्जे वाले इलाके हैं यूक्रेन के, उस पे रूस को अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन सारे जो मुद्दे हैं, सारा जो डिस्कशन है, ये रूस के पक्ष में दिख रहा है। रूस जो भी डिमांड कर रहा था वो सारा लगता है कि उसको एक तरह से परोसा जा रहा है उसके सामने। तो वैसे में उनको लगता है, यूरोपियन देशों को लगता है। सबके बीच डॉक्टर कुमार, अमेरिका की ओर से कई सारे लीडर्स की ये रिएक्शन आया है कि ज़ेलेंस्की को आज नहीं तो कल बातचीत की टेबल पे लाया जाएगा, ज़ेलेंस्की से बातचीत होगी। लेकिन अगर हम यूरोप को देखें तो यूरोप काफ़ी बंटा हुआ रहा है पहले से, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हमने यूरोप के अंदर काफ़ी यूनिटी देखी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यूरोप को एकदम से अलग थलग कर दिया गया है। सवाल यह है कि यूरोप की भूमिका क्या थी इस युद्ध में। कहीं ना कहीं अगर यूक्रेन के सपोर्ट की अगर हम बात करें तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा वहाँ पर सपोर्ट रहा था। तो अब यूरोप को किस चीज़ की परेशानी है? देखिए, यूरोप को सबसे 2-3 परेशानी की मैं बात करूं यहाँ पे, मुख्य जो है उसमें सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनको लगता है कि अगर यूक्रेन में रूस का कब्जा हुआ तो उनको डर लगता है कि आगे वो रूस अपने कब्जे को यूक्रेन से बढ़ा सकता है, यानी कि जो नाटो का जो इलाका है उस पर भी हमले हो सकते हैं। दूसरा यह यूरोप को डर लगता है कि अगर अमेरिका उनका साथ छोड़ देगा तो अभी तक जो पूरी तरह से वो अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, उससे जो इनसिक्योरिटी होगी। अभी तक चूंकि अमेरिका वहाँ पे नाटो में फोर्सेस देता था, पैसे देता था, उनके पास एयरक्राफ्ट और जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट वो सारे प्रोवाइड करते थे, तो वैसे में उनका क्या होगा, क्योंकि जर्मनी के पास अभी में उस ढंग का डेवलप्ड आर्मी नहीं है, उस ढंग के डेवलप्ड एयरक्राफ्ट इत्यादि जो चाहिए वो नहीं है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका ले रखा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। तो वैसे में यूरोप को खुद का डर है कि अमेरिका उनसे निकल रहा है, और वैसे में यूरोप की सिक्योरिटी की स्थिति क्या होगी। तीसरा यह लग रहा है कि अब चूंकि ट्रंप यह भी बोल चुके हैं कि वो रूस के साथ भी व्यापारिक और दूसरे संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है फिर से बहाल करने के लिए तैयार है। तो वैसे में उनको लगता है कि इसका जो असर पड़ेगा कि आपने एक तरह से अभी तक जो दुश्मन जिसको मान के चल रहे थे उसके साथ अमेरिका की दोस्ती होगी और यूरोप उसमें अलग थलग पड़ गया है। तो इसका जो पूरे विश्व व्यापार पे या जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स होता है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इन कारणों से मुझे लगता है कि यूरोप में काफी खलबली मची हुई है। और दिक्कत है कि जो आप बता रहे थे कि यूरोप में भी एक तरह से डिवीजन दिख रहा है, वह भी सच है।
देखिए अभी क्राइसिस क्या है? क्राइसिस एक तो आइडियोलॉजिकल है, क्योंकि जो ट्रम्प है वो हार्डकोर कंजर्वेटिव में भी जो हार्डकोर जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो जर्मन सरकार ओलफ सोल्स की जो सरकार है, या जो मैक्रो की है, या फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो लिबर पार्टी से आते हैं, ये सारे आइडियोलॉजिकली सेंटर टू लेफ्ट टू सेंटर वाली पार्टी हैं। तो उनको वहां पे उनकी जम नहीं रही है ट्रम्प की आइडियोलॉजी से। जेडी वैंस ने आपने देखा कि किस ढंग से धमकाया यूरोप को आके, वो जो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में हुआ था। बिल्कुल। एक सवाल और आता है डॉक्टर कुमार यहाँ पर, जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया था, वो कहा गया था कि जो ज़ेलेंस्की हैं वो डिक्टेटर हैं विदाउट इलेक्शन। इसको हम अभी तक हमने उतना इस पर बातचीत नहीं की थी, लेकिन अगर हम यूक्रेन की बात करें तो क्या वाकई वहाँ पर चुनाव नहीं होने के कारण ज़ेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन की आवाम का एक हिस्सा ऐसा है क्या जो वहाँ पर नाराज़ है? देखिए ये बात सच है। 2024 में इलेक्शन होने थे और जेलेंस्की ने इलेक्शन नहीं करवाया था। और जो यूक्रेन का पूरा इलाका अगर मान लें, जो कि अभी रूस के कब्जे उसको भी मान लें, तो अच्छा खासा पॉपुलेशन है यूक्रेन में जो कि जेलेंस्की के पॉलिसी से एग्री नहीं करता है। लेकिन यह भी सच है कि जेलेंस्की काफी हद तक अपने लोगों को मोबिलाइज करने में, आर्मी में कॉन्स्क्रिप्शन जो बोलता है उसमें शामिल करवाने में काफी हद तक सक्सेसफुल थे। तो उनके साथ जो नॉन रशियन पॉपुलेशन है वो अभी उनके साथ है। लेकिन अब चूंकि अमेरिका उनका साथ छोड़ रहा है, तो वैसे में जो स्टेटमेंट दिया कि डिक्टेटर हैं, और यह भी बोला कि उनकी पॉपुलैरिटी केवल, ट्रंप ने बोला कि उनकी पॉपुलैरिटी जेलेंस्की की केवल 5% या उससे भी कम है। तो अब देखिए कोशिश क्या हो रही है? कोशिश यह हो रही है कि चूंकि जेलेंस्की को धमकाने की कोशिश है, अगर अमेरिका की बात आप नहीं मानते हैं तो हम वहां पे बदलाव लाएंगे क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है। यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है और एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए सर। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए, आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month.
because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद दूसरी खबर की ओर चलते हैं। जर्मनी में इस 23 फरवरी यानी कि रविवार को आम चुनाव होना है। यूं तो इस बार जर्मनी में कई तरह के मुद्दे हैं, लेकिन चुनावों और नए बन रहे समीकरणों को देखते हुए यहां रह रहे अप्रवासी इस बार काफी चिंतित हैं। ये रिपोर्ट देखिए। AfD यानी जर्मनी की धुर दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड के कार्यकर्ता हवाई टिकट जैसे दिखने वाले पर्चे बांट रहे थे। नाम दिया था डिपोर्टेशन टिकट। ये मामूली सी लगने वाली बातचीत ही इस मुद्दे की पूरी कहानी है कि क्यों माइग्रेशन का मुद्दा 2025 के जर्मन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। दरअसल माइग्रेशन को लेकर जर्मनी में 3 तरह के लोग हैं और 3 तरह के ख्याल हैं। एक हैं जो कहते हैं कि विदेशियों को, एक खास तबके के विदेशियों को जर्मनी से बाहर निकालो। दूसरे हैं जो कहते हैं कि अवैध आप्रवासियों का आना बंद करो, नए लोगों को शरण देना बंद करो और जो अपराध करे उसे फौरन बाहर निकालो। और एक तीसरा तबका है जो कहता है कि देश को कुशल विदेशियों की जरूरत है। यूं तो ये बातें बरसों से चल रही हैं, लेकिन दिसंबर में जब जर्मनी के माग्देबुर्ग शहर में एक क्रिसमस मार्केट में विदेशी मूल के एक व्यक्ति ने कार से लोगों को कुचल दिया, तो 2 महीने बाद होने वाले देश के आम चुनाव की दिशा ही बदल गई। जर्मनी में आप्रवास या माइग्रेशन लंबे समय से एक अहम मुद्दा रहा है। इस समय आबादी का 23% हिस्सा विदेशी मूल का है। कभी युद्ध में ध्वस्त हुए जर्मनी को विकास के लिए विदेशी कामगारों की जरूरत थी, इसलिए माइग्रेंट्स का खूब स्वागत हुआ। लेकिन तब से माहौल बहुत बदल चुका है। शरणार्थियों और अवैध आप्रवासन को लेकर चुनौतियां बढ़ी हैं। शरणार्थी नीति और नियमों को भी लगातार कड़ा किया गया है। इस कारण 2024 में जर्मनी में शरण आवेदनों में 34% की गिरावट आई। कुछ लोगों का मानना है कि आप्रवासन से श्रमिकों की कमी को दूर किया जा सकता है और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है, जबकि एक बड़ा तबका है जो ऐसे आप्रवासियों को सार्वजनिक संसाधनों पर बोझ मानता है। यही वजह है कि CDU जैसी पार्टियां जो कभी आप्रवासन का समर्थन करती थीं, अब सीमा नियंत्रण और अवैध आप्रवासियों को निकालने के वादे कर रही हैं। सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और ग्रीन्स ने अब पहले से ज्यादा सख्त रुख अपनाया है। जर्मनी में हर कहीं लेबर की कमी है। उसने मोरक्को, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया और केन्या के अलावा भारत के साथ भी प्रोफेशनल्स को लाने के लिए समझौते किए हैं। पिछले साल जब जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ट्स भारत गए थे, तो एक समझौता हुआ था जिसके तहत 90,000 भारतीय कुशल कामगारों को जर्मनी में आने का मौका मिलेगा। इसलिए जर्मनी में माइग्रेशन पर होने वाली बहस का सीधा असर भारत पर होता है। AfD की बढ़त से डर है कि आप्रवासन को लेकर जर्मनी की नीतियों में बदलाव हो सकता है। ऐसा होता है तो भारत से आने वाले स्किल्ड माइग्रेंट्स भी प्रभावित होंगे। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर कुमार, जर्मनी में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जो चुनाव पूर्व सर्वे वहां पर हुए हैं उसमें जो पार्टी अभी सत्ता में है SPD, वो काफ़ी पीछे आ रही है। उसके अलावा CDU जो पार्टी है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन AfD जो है उसके बिना वहां पर सरकार बनाना अभी मुश्किल लग रहा है। इस सब के बीच अप्रवासियों का मुद्दा, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, 2 सवाल हैं। पहले बता दूं कि अभी जो पोल चल रहे हैं वहाँ पे, जो प्री पोल जो हुए हैं, जो इलेक्शन संडे को होना है वहाँ पे, उससे जो प्री पोल सर्वेज हैं उसके हिसाब से जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल यूनियन, दोनों सिस्टर पार्टीज हैं। तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और उसके लीडर जो हैं फ्रीडरिक मेर्ज, उनको प्रोनाउंस किया था, मर्ज लिखा जाता है। तो वो उनके इस पार्टी के जीतने की पूरी संभावना बताई जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस अभी
तक जो पार्टी जिसको कि एक तरह से अछूत पार्टी के रूप में माना जाता था, यानी कि उसको वहाँ पे फायरवॉल टर्म यूज किया जाता है कि उनको अलग रखा जाता था, उनसे कोई भी संधि नहीं की जाती थी, उनसे बातचीत भी, पार्लियामेंट में भी सपोर्ट नहीं लेते थे, जिसका नाम है AFD, ऑल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड, जो उसका जो रियल प्रोनाउंस ये है। तो डॉइचलैंड मतलब जर्मनी का नाम, जर्मन ये है। तो वहाँ पे AFD लगभग 20 से 21% मत पाने की संभावना बताया जा रहा है, लेकिन जो 30% है वो ये जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल यूनियन जो है उसकी आएगी अभी। और इसी पार्टी की सरकार 2021 से पहले थी, जिसमें कि एंगेला मर्केल ने लगभग 16 साल तक वहाँ पे शासन किया था और बहुत ही पॉपुलर, जर्मनी के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर चांसलर बताया जाता है उसमें एंगेला मर्केल का नाम भी आता है। तो अभी लेकिन वहाँ पे फिर से वो पार्टी आने वाली है, लेकिन जो फ्रेडरिक जो मेर्ज हैं, उनकी पॉलिसी एंगेला मर्केल से थोड़ी सी अलग है। उसका प्रमुख कारण यह है कि अभी वहाँ पे जो इश्यूज हैं उसमें इकोनॉमी, अभी आर्थिक मुद्दे सबसे बड़े हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि जर्मनी जो है अभी एक तरह से रिसेशन के दौर से गुजर रहा है। इस साल का आप अगर वहाँ पे ग्रोथ रेट देखेंगे तो -.20 दिखाएगा आपको, और अगले साल में कुछ ग्रोथ की संभावना है पॉजिटिव में। तो वैसे में वहाँ पे जो एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट है वो काफी भड़क गया है, और उसमें जो AFD जिस पार्टी की आप बात करते हैं, एक हार्डकोर राइट विंग पार्टी है, जिसको कि कई बार नाजी पार्टी के रूप में भी लोग बोलते हैं, और कई मुद्दों में उन्होंने नाजी पार्टी को भी के पॉलिसीज को भी, उस ढंग की पॉलिसी की बात की। जैसे कि आपने एक टिकट दिखाया था कि फ्लाइट टिकट में बोल रहे हैं कि 1 वे टिकट हम देके वापस भेजेंगे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको। यही चीज जर्मनी डॉक्टर कुमार, यहाँ पर परेशानी केवल इलीगल इमिग्रेंट्स की नहीं है, बल्कि कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि वो एक बिल भी लेके आए थे और AFD के समर्थन से उन्होंने उस बिल को पास कराया था, जिसमें इमिग्रेंट्स की जो संख्या है उसको सीमित करने की बात कही थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत के भी कई सारे प्रवासी वहाँ पर रहते हैं, तो आने वाले दिनों में, क्योंकि दो चीज़ें हैं, अगर वहाँ पर जो हमले हो रहे हैं, जो कई सारी परेशानियाँ हैं, उसको लेकर के कुछ कट्टरपंथी प्रवासियों तक ये बात सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन अगर सभी प्रवासियों पर इस तरह की कैप लगेगी तो उसका क्या कुछ असर भारतीय प्रवासियों पर होगा? देखिए, मेरे हिसाब से AFD सत्ता में नहीं आएगी। अभी जो प्रेडिक्शंस हैं उसके हिसाब से AFD सत्ता में नहीं आएगी, और जो CDU जो वहाँ पे शासन में आने वाली है, तो उसकी पॉलिसी में इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको तो भेजने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने अपने जो जनता है उसको कमिट भी किया है। लेकिन आप यह मान के चलें कि जर्मनी में भी काफ़ी वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है, और वो वर्कफोर्स टर्की से, सीरिया से, या ईस्ट यूरोप के कंट्री से, या भारत, नाइजीरिया इत्यादि देशों की जो आपने बात की थी, उनको जरूरत पड़ेगी। तो हमारे जो स्किल्ड वर्कफोर्स, हमारे जो माइग्रेशन होते हैं, ज्यादातर जर्मनी जो है ये इलीगल नहीं है, वो लीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो वहां पे उनके लिए समस्या नहीं होगी, क्योंकि वैसे लोगों को चाहते हैं वहां पे जर्मनी। ये तब जब AFD सत्ता में ना आए। AFD सत्ता आने की संभावना जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं है, और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की अभी भी पॉलिसी है कि ठीक है, आपने सही बताया कि पार्लियामेंट में एक बार उसने लेजिस्लेशन में सपोर्ट लिया था AFD का, वो पहली बार ऐसा हुआ था, लेकिन सत्ता में वो AFD को शामिल नहीं करेंगे, और संभावना है कि 30% जो उनको सपोर्ट मिलेगा उसमें जो दूसरी पार्टीज हैं उनके समर्थन वो लेंगे, AFD का समर्थन नहीं लेंगे, क्योंकि जो एंगेला मर्केल और उनके जो समर्थन वाले लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि AFD से किसी भी तरह का रिलेशनशिप क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन का बने। तो AFD सत्ता में नहीं आएगी, और इलीगल माइग्रेशन। लेकिन एक चीज जरूर है कि चंद्रशेखर जी की जो अगर नहीं भी मान लीजिए कि जो लीगल इमिग्रेंट्स उस पर नहीं अगर ये दिक्कत होती है, लेकिन यह तो जरूर है कि जो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है वो काफी भड़क चुका है जर्मनी में भी, और वैसे में जो टारगेट्स होते हैं, जो रेशियल अटैक्स होते हैं जर्मनी में रेसिज्म काफी स्ट्रांग है, पहले भी मैं बता दूं, और वैसे जो जो एक रेसिज्म होता है, और दूसरे लोगों के विरोध में जो एक हेट होता है, ये नॉर्मल एक फिनोमेना बन जाएगा, और ये घबराने वाली। चलिए डॉक्टर कुमार, काफी महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले दिनों में ये देखना कि जर्मनी में जो चुनाव होते हैं वहां पर कौन सरकार बनाता है, और जब वहां पर सरकार बनती है तो अप्रवासियों को लेकर के क्या कुछ उसकी नीतियां होती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और इन दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार हम आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे।